प्रिय दोस्त, गुड आफ्टरनून। फिजिक्स का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम चर्चा करेंगे वह इलास्टिसिटी पर चर्चा करेंगे और विस्तार से इलास्टिसिटी के विषय में बताएंगे। आपको इलास्टिसिटी कहते किसको है, प्रत्यास्था किसको कहते हैं? दैनिक जीवन में बहुत सारे चीज़ है जिसको आप यूज करते हैं और यूज करने के बाद आपको जानकारी नहीं होती है कि इसमें कौन गुण होता है। इलास्टिसिटी का परिभाषा होता है जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद वस्तु नई स्थिति में आती है, लेकिन जो ही वस्तु पर से फोर्स हटाते हैं तो वस्तु अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है। इसी गुण को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी का परिभाषा हुआ जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, यानी बल लगाते हैं। बल लगाने के बाद वस्तु नई स्थिति में आ जाए, वस्तु नई स्थिति में आ जाए अब फिर वस्तु पर से बल हटाते हैं। फिर अगर वस्तु पर से बल हटाते हैं वस्तु पर से बल हटाते हैं तो पुरानी स्थिति में आ जाती है, पुरानी स्थिति में आ जाती है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी कहते हैं। समझ गए? एग्जाम्पल द्वारा इसको हम समझा सकते हैं। जैसे कि रबर को जब खींचते हैं, महिला जो रबर लगाती है और उस रबर को जो खींचते हैं तो खींचने का रबर क्या आ गई? नई स्थिति में आ जाती है। और जब रबर पर से जो ही फोर्स हटाते हैं तो ही क्या होता है? पुरानी स्थिति में आती है। इसी के गुण को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। दूसरा उदाहरण, कांच बांस की छड़ी। बांस देखे होंगे, छड़ी को काटते होंगे, ऐसे मोड़ते हैं, यह पुरानी नई स्थिति में आ जाएगी। और जब फिर ऐसे बल हटाते हैं तो फिर क्या होता है? पुरानी स्थिति में आ जाती है। इसी के एग्जाम्पल हुआ। इसी को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। अब प्रश्न पूछा जाता है कि स्टील और रबर में कौन अत्यधिक प्रत्यास्थ है? स्टील और रबर में कौन अधिक प्रत्यास्थ है? तो आंसर होगा स्टील। आंसर क्या होगा? स्टील होगा आंसर। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्टील और रबर में कौन अत्यधिक प्रत्यास्थ है, तो आप कहेगा स्टील। अब आइए सुघटता, जिसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। ये हो गया इलास्टिसिटी। दूसरा है प्लास्टिसिटी, जिसको कहते हैं सुघटता। सुघटता का डिफिनीशन हुआ जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद वस्तु नई स्थिति में आ जाती है, और जब वस्तु पर से फोर्स हटाते हैं तो वस्तु पुरानी स्थिति में नहीं लौटती है। इसी गुण को क्या कहते हैं? सुघटता कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे गुथा हुआ आटा को जब गूंथते हैं, आटा गेहूं का आटा हो, मकई का आटा हो, कोई भी आटा हो,
गूंथते हैं तो क्या होता है, नई स्थिति में आ जाती है। और जब इस पर से फोर्स हटा गूंथना बंद कर देते हैं तो क्या फिर आटा प्राप्त होता है? नहीं प्राप्त होता है। इसी गुण को क्या कहते हैं? सुघटता कहते हैं। पकी हुई बांस की छड़ी, पकी हुई बांस की छड़ी ये जब ऐसे करते हैं तो नई स्थिति में आती है, और जो है इस पर से फोर्स हटाते हैं तो यह पुरानी स्थिति में नहीं आती है। इसी गुण को क्या कहते हैं? सुघटता कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका डिफिनीशन हुआ, जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद वस्तु नई स्थिति में आ जाती है। वस्तु नई स्थिति में आ जाती है। और जब फोर्स हटाते हैं, जब वस्तु पर से फोर्स हटाते हैं, जब वस्तु पर से फोर्स हटाते हैं तो पुरानी स्थिति में नहीं आती है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? इसका सटीक एग्जाम्पल गूथा हुआ आटा। और दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं पकी हुई बांस की छड़ी। अब है अंतिम भंगुरता। न इसमें इलास्टिसिटी का गुण होता है और न इसमें प्लास्टिसिटी का गुण होता है। कोई गुण नहीं होता है मौजूद। जैसे कांच को जो ही गिराते हैं, शीशा देखिए, क्योंकि होता है फूट जाता है। न वह नई स्थिति में आती है और न वह पुरानी स्थिति में आती है। इसी को क्या कहते हैं? भंगुरता कहते हैं। यानी हम इलास्टिसिटी के विषय में एग्जाम्पल भंगुरता का, शीशा, कांच, ग्लास जिसको कहते हैं। तो आपको इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और भंगुरता के विषय में, यानी प्रत्यास्था, सुघटता, भंगुरता के विषय में आपको हम जानकारी दिए। अब इसी में है आगे विकृति, स्ट्रेन। अब विकृति के संबंध में समझिए, विकृति होता क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेन। क्या है? विकृति जिसको कहते हैं स्ट्रेन। क्या कहते हैं? स्ट्रेन। विकृति का इंग्लिश क्या होता है? स्ट्रेन। स्ट्रेन के टाइप होते हैं, जैसे अनुदैर्ध्य विकृति होता है, प्राश्व विकृति होता है, आयतन विकृति होता है और अपरूपण विकृति होता है। मैंने पहले विकृति कहते किसको? स्ट्रेन। लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई के अनुपात में को, लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई के अनुपात को हम विकृति कहते हैं। तो फिर होता है विकृति का डायमेंशन, यूनिट क्या होता है? तो विकृति का कोई यूनिट नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता है। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। पूछा जाएगा विकृति का कोई मात्रक होता है? नहीं होता है। लंबाई को भी मीटर में मापते, इसको भी मीटर में मापते हैं, मीटर कैंसिल, कोई भी मात्रक नहीं। यानी विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है। जैसे कि मूल लंबाई है 4 मीटर और लंबाई में परिवर्तन करने पर 8 मीटर। ये मीटर कट गया ना, 4 दूना 8 हो गया, 1 2 हो गया। कोई यूनिट निकला? नहीं निकला।
यानी विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है। परीक्षा में कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रेन का क्या मात्रक है, मीटर, किलोमीटर, नन ऑफ दिस, दोनों, तो नन ऑफ दिस, यानी कोई भी मात्रक नहीं होता है विकृति का। अब परिभाषा, लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। अब टाइप ऑफ स्ट्रेन, अब समझिए टाइप ऑफ स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेन कौन कौन विकृति होता है। पहला होता है अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरा होता है पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति। तीसरा होता है आपको आयतन विकृति, आयतन विकृति, आयतन विकृति। और चौथा होता है अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति, पार्श्व विकृति, आयतन विकृति, अपरूपण विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति होता है लंबाई में अंतर, लंबाई में परिवर्तन अंतर, अनुदैर्ध्य विकृति। पार्श्व विकृति हुआ व्यास में, किसमें, व्यास, डायमीटर। आयतन विकृति हुआ, विकृति मतलब स्ट्रेन, आयतन विकृति हुआ वॉल्यूम में, आयतन विकृति में आयतन में परिवर्तन, आयतन में। और अपरूपण विकृति हुआ आकार में, चेंजिंग। किस में चेंज, आकार में चेंज, आकार में चेंज, समझिएगा। अनुदैर्ध्य विकृति किस में चेंज होता है, लंबाई में परिवर्तन होता है। पार्श्व विकृति क्या होता है, व्यास में परिवर्तन। अब व्यास तो जानते ही हैं आप लोग, परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है उसको व्यास कहते हैं। आयतन विकृति मतलब आयतन में परिवर्तन। अपरूपण विकृति, इसके अपरूप मतलब आकार में चेंजिंग, परिवर्तन। यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि अनुदैर्ध्य विकृति किस में परिवर्तन हुआ, पार्श्व विकृति किस में परिवर्तन होता है, आयतन विकृति कितने होता है, अपरूपण विकृति किस में परिवर्तन होता है, नहीं पूछा जाता है प्रश्न। लेकिन जानकारी के लिए आपको बताना निहायत जरूरी है। तो टाइप ऑफ स्ट्रेन, विकृति के प्रकार कै गो बताए, 4 गो। पहला बताए अनुदैर्ध्य विकृति, जिसमें क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन। दूसरा बताए पार्श्व विकृति, व्यास में परिवर्तन, डायमीटर, व्यास में परिवर्तन। तीसरा बताए आयतन विकृति, आयतन में परिवर्तन। आयतन विकृति क्या होगा, आयतन में परिवर्तन। चौथा अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति होता है, अपरूपण विकृति होता है आपको आकार में चेंजिंग। इसके विषय में आपको आप समझ गए होंगे। अगला है पायसन गुणांक। अगला आप समझिए पायसन गुणांक, पायसन गुणांक। पायसन गुणांक के विषय में समझिए। पायसन गुणांक होता क्या है, पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति अब बटे अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पायसन गुणांक कहते हैं। हो गया, पायसन गुणांक के विषय में समझ गए। आप समझिए प्रतिबल। प्रतिबल का अंग्रेजी क्या होता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस के विषय में आप समझिए प्रतिबल किसको कहते हैं। अब प्रतिबल बराबर क्या होता है, आराम से समझिएगा। प्रतिबल, प्रतिबल जिसको अंग्रेजी में क्या कहता है, स्ट्रेस।
स्ट्रेस, प्रतिबल स्ट्रेस। स्ट्रेस का परिभाषा क्या हुआ? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या होता है? प्रतिबल होता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल देखिएगा, एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल कहलाता है। पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, जैसा दाब का परिभाषा होता है, प्रेशर का F/A होता है ना, तब प्रतिबल बराबर भी F/A होता है। स्ट्रेस बराबर क्या होगा? स्ट्रेस बराबर होगा F/A। इसका यूनिट क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। परिभाषा किसी भी परीक्षा में पूछी नहीं जाती, लेकिन उसका यूनिट, उसका डायमेंशन परीक्षा में पूछा जाता है मेरे दोस्त। तो प्रतिबल का परिभाषा हुआ एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। स्ट्रेस बराबर फॉर्मूला होता है F/A। इसका यूनिट क्या होगा? मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आप समझ गए? तो टाइप ऑफ स्ट्रेस, आप समझिए टाइप ऑफ स्ट्रेस, प्रतिबल के प्रकार, प्रतिबल के प्रकार, टाइप ऑफ स्ट्रेस, प्रतिबल के प्रकार। पहला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। पहला क्या होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। दूसरा होता है स्पर्श रेखीय प्रतिबल। स्पर्श रेखीय प्रतिबल, रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। और दूसरा स्पर्श रेखीय प्रतिबल। और तीसरा होता है अभिलंब प्रतिबल। तीसरा क्या होता है? अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल कौन कौन हुआ? अनुदैर्ध्य प्रतिबल, स्पर्श प्रतिबल और अभिलंब प्रतिबल। तीनों समझ गए? अब नीचे से समझिए, अभिलंब प्रतिबल कहते किसको हैं? अभिलंब प्रतिबल के विषय में आप समझिए। अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल के विषय में आप समझिएगा। अभिलंब प्रतिबल कहते किसको है? देखिए, स्ट्रेस बराबर होता है F/A। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाया सकता है। 10 न्यूटन का बल अब 5 मीटर एरिया में लगता है तो प्रतिबल क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन इस पर बनाते हैं ऑब्जेक्टिव। 10 न्यूटन का फोर्स है, बल है, और एरिया कितना पर लगता है? 5 मीटर स्क्वायर। इस एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर में, चाहे वर्ग मीटर कहिए। तो इसका प्रतिबल क्या होगा? स्ट्रेस बराबर फॉर्मूला क्या होगा? F/A। तो ये क्या होगा? 10/5, 10/5, 5 दूना 10, 2 हो गया, 2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। बीपीएससी में न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, ऐसे आपको रेलवे में पूछा जाता है न्यूमेरिकल, और अन्य जो कंपटीशन होता है उससे पूछा जाता है। तो ये आप समझिए कि अनुदैर्ध्य अभिलंब प्रतिबल, ये न्यूमेरिकल आप समझ गए होंगे। आपको समझाना है हमको अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल किसको कहते हैं? यह बल लंबवत लगने वाला बल को, लंबवत लगने वाला प्रतिबल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। लंबवत लगने वाला बल, गौर से समझिएगा, लंबवत
लंबत लगने वाला बल, लंबत लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल। गौर से समझिए, पृथ्वी है, इस पर सीधे इस ढंग से लंबत बल लगता है। एक उदाहरण मान लीजिए, जब हम लोग बच्चे थे, हम लोग के पास मवेशी रहा करता था, तो पिताजी कहते थे कि खूंटा ठोक दो, मथान होता था जो गाय भैंस का बोला जाता है, अब मुंगरी से ठोका जाता था खूंटा को। ये मानिए खूंटा है, आइए आपको अर्थ है, मुंगरी पर मारता था लोग, ये व्यक्ति है मान के चलिए, आई पर मुंगरी से मारा जाता था, तो क्या होता है? लंबत नीचे धंसता था खूंटा, तो गाय भैंसी बना जाता था खूंटा में, तो कैसा बल लगता है? लंबत बल लगता है। तो वैसे प्रतिबल लगता है, क्या होगा? अभिलंब प्रतिबल, लंबत लगने वाला बल, अभिलंब प्रतिबल, लंबत। खूंटा वाला उदाहरण बड़ा बढ़िया अच्छा दे दिए। जैसे ही लगी, ये है ना, आपको मारकर ऐसे ठोकिए नीचे, और नीचे अगर धंस जाए, लंबत लगे, तो उसको क्या कहते हैं? अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। दूसरा आपको अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल समझ गए, आप समझिए। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, यह लंबाई के डायरेक्शन में लगता है, लंबाई के डायरेक्शन में जो बल लगता है उसको अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। जैसे किसी पर हम जंप कर जाते हैं, टेबल पर से ऐसे जंप करेंगे, तो उसके लंबाई की डायरेक्शन में बल लगेगा। जैसे कि रस्सी बांधा हुआ है पैर में, छोड़िए रस्सी बांधा हुआ है पैर में, बच्चे में लोग प्रेमचंद की कहानी पढ़े होंगे। प्रेमचंद की जो भी कहानी होती है, कहानी होता था, गांव देहात, गुल्ली डंडा, जोल पत्तल, पैर पर से लटकिएगा, ऐसे ऐसे लगाइए, तो पैर के लंबाई के अनुरूप नीचे बल लगाते हैं, लटकते हैं, अभिलंब प्रतिबल। चाहे रस्सी, देखिए रस्सी को टांग दीजिए, रस्सी को बांध दीजिए, और रस्सी को बांध के ऐसे लटकिए, तो क्या हुआ? अभिलंब प्रतिबल हुआ। इसके अभिलंब प्रतिबल, इसके बाद स्पर्श रेखीय प्रतिबल। तो आपको हम जो इसमें प्रत्यास्था किसे बताए, सुघटता किसे बताए, विकृति के विषय बताए, और प्रतिबल के विषय बताए, और कुछ इसमें बच गया, से नेक्स्ट पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2 डालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे ढंग से फिर न्यूमेरिकल के साथ न्यूमेरिकल और बताएंगे, और आपको फिर समझाएंगे। अगर अच्छा क्लास लगेगा, मेरे दोस्त लाइक ज़रूर करेंगे, और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।